अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने एग्जाम्पल 7 करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 6 तक किया था। एग्जाम्पल 6 थी मैथमेटिकल प्रूफ का। मैथमेटिकल प्रूफ का आपको बताया था कि जो आप मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं उसे आप रीजनिंग देके उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये आपके पास एग्जाम्पल है, इससे हम प्रूफ करते हैं कि ये है या नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा 7 है, उसका कह रहा है प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट यानी कि ऐसे सेट जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, ठीक है, उनका दो सेट ए एंड बी है। आपके पास दो सेट है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने चैप्टर 3 में सेट वाले चैप्टर में ये पढ़े थे ना आपने, ठीक है। ये हम प्रूफ करेंगे। ये देखिएगा, वो कह रहा है कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, ये आपने प्रूफ करना है। अब आपके पास देखें जी, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हमने कर लिया, जो सेट एक्स है, जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट से। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आपको पता क्या होता है? पता है ना, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यही होता है ना, यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से जो भी एलिमेंट है उसमें से आपने ए यूनियन बी माइनस कर देना है। ए यूनियन बी के जो एलिमेंट आएंगे यू में से उसे माइनस कर देना है। इसका ये मतलब यही है ना। अब देखिएगा, वो कह रहा है कि आपके पास x एक एलिमेंट है जो a यूनियन b है, जो a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट है, a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट है। ये किया हुआ है ना आपने सब लोगों ने, ठीक है। तो ये आपके पास x आ गया a यूनियन b, ठीक है, इस सेट का एलिमेंट है। क्लियर है? यानी कि इससे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक सेट आ गया जिसका एलिमेंट था x, जिसका एलिमेंट था x। क्लियर है? समझ आ गई है? अब वो कह रहा है कि देखो x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आपने ना ये जो x आया कहां से आया, u में से, इससे माइनस किया ना, ये तो एक्सक्लूड हो गया, इसके सारे एलिमेंट एक्सक्लूड हो गए ना आपके पास, वो तो माइनस हो गए इसके सारे एलिमेंट, u में से ये सारे एलिमेंट माइनस हो गए, तो आपके पास सिर्फ ये u वाले एलिमेंट बच गए हैं। कौन से एलिमेंट बचे हैं? सिर्फ u वाले। समझ आ रही है या नहीं आई आपको? किसी को कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करे पुत्र आप लोगों, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं पूरा समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपने करना है दौरे जितना सर मारना है। अगर नहीं समझ आई तो फिर आपने जुबानों से बोलना है कि सर यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? ये समझ आई या नहीं आई? एक्स वही एलिमेंट है ना, यू में से इससे माइनस कर दिया तो एक्स बच गया आपके पास, यानी कि ये तो आपके पास एक्स वो एलिमेंट नहीं है जो ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि ए यूनियन बी से वो एक्सक्लूड हो गया है। नहीं समझ आई? ये देखें, आपके पास सेट है ए है, हमने एक सेट यू है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यू एक्स सेट, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ज्यादा लेंथी नहीं करते से, ठीक है। आपके पास सेट ए है, ये रखें, सेट ए आपके पास है, हम इसे सपोज कर लेते हैं 2 3, और सेट बी को हम सपोज कर लेते हैं 3 4 3 4। अब आपके पास ए यूनियन बी हम देख लेते हैं, ये देखें जी, इसे हम कर लेते हैं ए यूनियन बी आपके पास आ गया। इन दोनों के जो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 4, 2 3 यही बनेंगे ना, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एलिमेंट आ गए। क्लियर है? अब आपने फाइंड करना है ये ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ये देखेंगे, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आपके पास फार्मूला है यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ये माइनस कर दें, ये यू है, इसमें ये माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे है 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, नहीं आएगा, 3 है, यहाँ पे भी, ये 4 है यहाँ पे, तो क्या रहेगा 5। तो अब आपके पास ये फर्ज किया, ये 1 और 5 दो एलिमेंट बच गए हैं, और ये आपके पास x है, ये क्या है
ये क्या है आपके पास, अब समझ आ गई है, पक्की बात है। चलें अब इसी एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास देखें, उसने कहा हुआ है जो एक्स एलिमेंट है वो 1 और 5 है। देखो वो ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में है, एक्स ए यूनियन बी में है। ये देखो 1 और 5 ए यूनियन बी में है, ये 2 3 4 है, 1 और 5 नहीं है, 1 और 5 यही कह रहा वो। और एक्स जो है वो सेट ए में भी नहीं है। देखो 1 और 5 सेट ए में है, 1 और 5 सेट बी में है, यही कह रहा वो कह रहा है कि ये जो एक्स है वो ए यूनियन बी में भी नहीं है, सेट ए में भी नहीं है, और सेट ये जो ये होता है ना ई, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, उसका एलिमेंट है, उसका रुकन है, ठीक है ना, उसका रुकन है। जिस तरह ये जो आपके पास ये सेट ए के रुकन है 2 और 3, सेट बी के रुकन है 3 और 4, सेट यू के रुकन है 1 2 3 4 5, ये इसके रुकन है, इसके एलिमेंट है, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। समझ आ गई है। तो ये देखो वो कह रहा है कि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट भी नहीं है, और एक्स ए का एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट भी नहीं है, और एक्स सेट बी का एलिमेंट भी। समझ आ गई है। तो अब एक्स ए का ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ये देखो ए कंप्लीमेंट अगर हम फाइंड करते हैं, ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, ए कंप्लीमेंट आपके पास होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू में से ए माइनस करो, ये यू है ये ए है, 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 और 5 आ गया, ठीक है, 4 और 5 आ गया। फिर इसी तरह ये देखें बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब देखें यहाँ पे यू और बी में, यू में से 1 है, ये आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, नहीं आ गया, 4 है, नहीं आया, 5 आ गया। देखें ये देखें, अब देखें एक्स हमारे पास क्या था 1 और 5, 1 और 5 लेट किया ना हमने, 1 और 5 था एक्स। तो ये देखो 1 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, 1 ए के कंप्लीमेंट में भी है और 5 ए के कंप्लीमेंट में भी है, यानी कि ए कंप्लीमेंट में 1 और 5 दोनों में है, और बी कंप्लीमेंट में 1 और 5 है। ये देखिए है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग टू कर रहा है, ए के कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है और बी के कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। ये क्लियर है, किसी को मसला है इसमें, पक्की बात है, कंफर्म है। फिर ये देखें तो बट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट से भी। तो अब देखें ना ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट आपके पास, इससे भी एक्स बिलोंग कर रहा है। ये देखो ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट से भी एक्स बिलोंग कर रहा है। इज एन आर्बिट्री एलिमेंट है, यानी कि उसका जरूरी, यानी कि उसका वो एलिमेंट है, ठीक है, उसका एलिमेंट है। तो देयरफॉर ए यूनियन बी सबसेट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। ये देखो ना, ये देखो, ये देखें, इधर देखें, परेशान हो गए हैं। सबसेट का तो पता है ना क्या होता है। ये देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों का जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, क्या है, 1 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, ठीक है, 5 भी दोनों में है। सबसेट क्या होता है, ये देखो आपके पास, ये देखो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट कितना है, 1 और 5, 1 और, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट 1 और 5 है। तो यानी कि 1 और 5 ये वाला सेट इसका सबसेट है, सबसेट होता है ना, ये इसका सबसेट है। हमने एग्जांपल 1 ये इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिए, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट सबसेट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसेट का तो पता है ना सबको क्या होता है, तमाम एलिमेंट। जिस तरह ये देखो ये ए सबसेट है यू का सबसेट है ना, बी भी यू का सबसेट है, बी भी यू का, यानी कि सबसेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों। जिस तरह ये बी ए के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद हैं, तो ए यू का, बी के तमाम एलिमेंट यू में मौजूद है, तो बी आपके पास यू का सबसेट है, यू का सबसेट है। तो आप देखें ये भी आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, इसके में एलिमेंट 1 और 5 है,
और इसके भी एलिमेंट 1 एंड, तो आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इसका सबसेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इक्वेशन 1 बन गई। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? किसी को मसला है इसमें? सेम इसी तरह हमने अब सपोज कर लेना है एक नो डेट वाई एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे देखें, अब हमने सपोज कर लिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आपके पास ये जो एलिमेंट है ये वाई सपोज कर लिया, ये क्या आ गए? वाई आ गया। ये क्या आ गया? एलिमेंट क्या है? समझ आ गई है? 1 एंड 5 आ गया, 1 एंड 5 ये वाई है, ये क्या है? क्लियर है? यहां तक किसी को मसला? अब आपके पास ये देखें, तो जो y है वो बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट से कर रहा है। ये देखो ए के कंप्लीमेंट में y है 1 एंड 5 है, 1 एंड 5 है ना, और जो y है वो b के कंप्लीमेंट में भी है, 1 और 5 b के कंप्लीमेंट में भी है। समझ आ गई है या नहीं? किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं यार। पूरिया, दाऊद पुत्र, कमर, आपको खतीजा समझ आ रही है? चलें, तो ये देखो अब y ए का एलिमेंट है। देखो y नॉट बिलोंग टू ए, y नॉट बिलोंग टू ए के एलिमेंट क्या है? 2 एंड 3 है, तो वो क्या है? 1 एंड 5, 1 एंड 5, यहाँ पे 2 एंड 3 है, तो ए से बिलोंग और बी से भी बिलोंग, तो फिर उनके दोनों के यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा ना, उनका 2 3 4 है, यूनियन 2 3 4 है, और यहाँ पे 1 एंड 5 है, उससे भी बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर है? तो अब आपके पास रह क्या गया? तो फिर y बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट से, कर रहा है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आपने फाइंड 1 एंड 5 आया है, तो बिलोंग कर रहा है 1 एंड 5 से। चले, तो 10 ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी का। ये देखो ना, ये जो है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है ना, इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है ना, तो यही कह रहा है कि ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ये 1 एंड 2, तो दोनों आपके पास सेट आपस में इक्वल है ना, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में। देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो ये आपस में इक्वल भी है ना, ये देखो इसके भी एलिमेंट 1 और 5 है और इसके एलिमेंट भी। समझ आ गई या नहीं आई? तो हैंस प्रूव दैट ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इधर देखें यार, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है आपके पास थ्योरम, कंजेक्टर एंड एक्सियम। ये क्या होता है ये देखिएगा। थ्योरम होता है आपके पास, a theorem is a mathematical statement that has been proved true based on the previous known fact, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव है, ठीक है ना, जो पहले से ही प्रूव है। पहले हम कंजेक्टर पढ़ते हैं। ये कंजेक्टर क्या होता है? A conjecture is a mathematical statement. A conjecture is a or hypothesis that is believed to be true based on observation but not yet been proved. ठीक है, कंजेक्टर होता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे हम या हाइपोथेसिस जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, जो ट्रू है या नहीं है हम उसे प्रूव करते हैं। ठीक है, कंजेक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, यानी कि वो जो सही हो सकती है ऑन द ऑब्जर्वेशन बट नॉट येट बीन प्रूव्ड, अभी तक वो प्रूव्ड नहीं हुई, अभी तक वो प्रूव्ड नहीं हुई, पर उसे हम प्रूव कर सकते हैं। कंजेक्टर क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे हम प्रूव कर सकते हैं पर अभी तक वो प्रूव नहीं हुई। समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, इसकी एग्जांपल है एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स।
कह रहे कि हर वो दो प्राइम नंबर का सम लें, टू से बड़े जितने भी इवन नंबर है ना, टू से बड़े जितने भी इवन नंबर है वो दो प्राइम नंबर का सम है, दो वो प्राइम नंबर का सम है। प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते रहते हैं। ठीक है, तो दो से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, दो से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं, दो से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं, वो सारे ही आपके पास क्या किसका सम है? प्राइम नंबर का सम है। ये देखें, जिस तरह ये देखें 2 + 2 करें तो 4 आ जाएगा। दो से बड़ा प्राइम नंबर इवन नंबर कौन सा है? देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही है ना। ये रखें, फिर इस तरह करें, अगर दो से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा? 6, तो ये रखें इवन नंबर 3 + 3 6 आ गया। फिर क्या 8 है? ये कर लें, 3 + 5 कर लें, 8 आ गया। फिर क्या 10 है? ठीक है, आप कर लें 2 + 3 + 5 कर लें, 10 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 12 है, 5 + 7 कर लें, 12 बन जाएगा। यानी कि वो कह रहा है कि दो से बड़े जितने भी, दो से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं वो दो प्राइम नंबर का सम है। ठीक है, ये अभी तक तो वो कह रहे हैं कि 250 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो ये गलत नहीं हुआ, पर अभी तक ये प्रूव भी नहीं हुआ कि ये बकाया हर किसी पे अप्लाई होता है या नहीं होता। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, पर ये अभी तक गलत भी नहीं हुआ, तो ये अभी तक कंजेक्टर है। ये क्या है? समझ आ गई है? ठीक है, जो प्रूव हो सकता है, ये देखिए प्रूव ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि प्रूव हो रहा है, पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो ये कंजेक्टर है। ठीक, अब देखें इसी तरह, अच्छा जो कंजेक्टर होता है वो क्या होता है? जो प्रूव तो हो सकता है पर अभी तक प्रूव, ऐसा कंजेक्टर जो प्रूव हो जाता है, जो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं थ्योरम। उसे क्या कहते हैं? थ्योरम। ऐसा कंजेक्टर जो प्रूव हो जाता है उसे कहते हैं थ्योरम। ठीक है, theorem is a mathematical statement. Theorem is a that has been proved true based on the previously known fact, यानी कि जो हमने उससे पहले से जो फैक्ट मौजूद थे, जो हकीकत मौजूद थी, उससे हमने उससे प्रूव कर चुके हैं। जो प्रूव हो चुके होते हैं ना उसे कहते हैं थ्योरम। उन्हें क्या कहते हैं? थ्योरम। जो प्रूव अभी तक प्रूव हो रहे, अभी तक हुए नहीं है पर हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंजेक्टर। और जो प्रूव हो चुके होते हैं ना उसे कहते हैं थ्योरम। जो प्रूव हो चुके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थ्योरम। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है थ्योरम की, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर क्या होती है? क्वाड्रिलेटर कौन सी डायग्राम होती है? ऐसी डायग्राम जिसके चारों जिसकी 4 साइड्स होती है ना, ठीक है ना, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, आपको पता है कि स्क्वायर के जितने भी साइड हैं, सारी साइड्स के एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री। कितना हो गया? चारों एंगल का सम करें तो 360 डिग्री आ जाता है। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। ठीक है, ये हमारे पास पहले से ही प्रूव्ड है, या हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं और पहले से भी प्रूव्ड है। ठीक है, ये आपके पास हो गया थ्योरम। फिर इसी तरह द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या है? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि वो आपने से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, जहां तक उसका फैक्टर का ऑर्डर बनता है। जिस तरह आपके पास एक नंबर है 12, नंबर है 12, इसके हम फैक्टर बनाते थे, प्राइम फैक्टर बनाते थे ना, 2 पे 3 फॉर 1। ये देखिए इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारे पास ये यही लिखा हुआ है, इंटीजर दैट देन ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स।
प्राइम फैक्टर्स यानी कि इनके प्रोडक्ट होता है। ये देखें 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। समझ आई है? प्रूव्ड है ना ये हमारे पास, ठीक है। फर्मस लास्ट थ्योरम है, देर आर नो थ्री। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने वो अच्छी तरह रीड कर लेना पूरा पैराग्राफ, उसमें यही लिखा हुआ है। देर आर नो थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन वेयर ए एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन टू, एन ग्रेटर देन टू। दो से बड़े जितने भी आपके पास ना नंबर है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पावर 2 तक उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, पावर 2 से ज्यादा उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। देखें ये देखें आपको बताता हूँ। ये देखें आपके पास एग्जांपल है ए एन प्लस बी एन इक्वल टू सी एन और एन इक्वल टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर नॉट ग्रेटर देन। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। चलें, अगर हम ए को हम सपोज कर लेते हैं, ये देखें ए हमारे पास 2 है, ये आपके पास 3 है, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है। अच्छा, एन की जगह हम लेट्स सपोज कर देते हैं 1, लेट्स सपोज क्या कर देते हैं 1 1 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2 प्लस 3 5 ही आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 ही आ जाएगा। अगर इसे इस तरह करें 2 का स्केयर ले लें 4, 3 का स्केयर 9, ये नहीं आएगा। अगर इस तरह हम कर लें, ये देखें ये 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इक्वल टू 5 का स्केयर कर लें। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था ना, हाइपोटेनस का स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो वो भी आपके पास प्रूव्ड है। ये देखो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 ही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। बट वो कह रहा है कि अगर 3 से बड़ी हो जाए, 2 से बड़ी पावर हो जाए, जिस तरह 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 कर दें, जब 2 से बड़ी पावर हो जाए, 2 से बड़ी पावर हो जाए, तो ये फिर वो प्रूव नहीं होता, फिर ये इसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती। ये 1 और 2 के केस में तो हो सकते हैं, पर 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हो सकती। जिस तरह ये देखें 8 है, 3 का 27 है, इक्वल टू 64 है। ये देखें 8 प्लस 27 क्या हो गया 35, नॉट इक्वल टू 64। समझ आ गई है या नहीं आई? किसी को मसला इसमें क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अब आपके पास ये लास्ट वाला कंसेप्ट है एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? जो हमारे पास पहले से ही प्रूव्ड है, यानी कि उसके लिए जिस तरह वो हमने एक पढ़ा था डिडक्शन, जो हमें हर सूरत में वो आपको एग्जांपल दी थी कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दी थी ना एग्जांपल कि हर इंसान को मौत का जायका उसने चखना है, ठीक है। तो ये यानी कि वो जो पहले से ही मौजूद है उसके लिए दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक्सियम भी यही है, एंड एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। किसी बगैर किसी सबूत के वो हमारे पास प्रूव्ड है कि वो सही ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या करते थे हम उसे ऑब्जर्वेशन करते थे कि ये ट्रू है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रूव्ड हो जाती थी उसे हम थ्योरम का नाम दे देते थे, पर यहाँ पे क्या ये हमारे पास 100% प्रूव्ड है, यानी कि ये इसके बारे में हमारे पास दो राय ही नहीं है। जिस तरह 2 + 2 ये 4 ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ये हकीकत है ना। ये देखो ना, जिस तरह आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि ये इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं सबको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ये हमारे पास ये हमें प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये पहले से ही मौजूद है, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम हमारे में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ऐसी है ना। तो यही कह रहा है कि जिसके लिए हमें किसी और चीज दूसरी राय की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो प्रूव्ड ही है पहले से ही, ठीक है, उसका और कोई हमारे पास हल भी नहीं है, ठीक है।
ये कह रहा है एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के हमें, ठीक है ना, वो हमारे पास वो सच ही है, वो हकीकत ही है, ठीक है ना, हमें उसके लिए किसी किस्म की एविडेंस की जरूरत नहीं है, रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या कोई भी हमें उसके लिए प्रूफ भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ गिवन पॉइंट इंडेफिनेट मैनी लाइन्स कैन पास, क्या मतलब है, कह रहे कि एक पॉइंट से ना, एक पॉइंट से, ये देखें फर्ज किया एक पॉइंट, ये आपके पास एक पॉइंट लिया, ठीक है, इससे अनडिफाइंड, लामहदूद, लामहदूद बहुत ज्यादा, इनडेफिनेट होता है बहुत ज्यादा, यानी कि जिसकी तादाद ही नहीं गिनती में नहीं आती, वो लाइंस गुजर सकती हैं। ये देखें इस पॉइंट से, ये देखें ये लाइन गुजर गई, ये गुजर गई, ये गुजर गई, ये गुजर गई, ऐसे ऐसे, ये देखें एक ही पॉइंट से पता नहीं कितनी लाइंस गुजर जाएंगी, ये देखो ना एक ही पॉइंट से गुजर रही है ना, समझ आई या नहीं आई। तो यही कहा हुआ है कि हमें किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, देखो ना एक पॉइंट से लामहदूद लाइंस गुजर सकती हैं, एक ही पॉइंट से लामहदूद लाइंस, इनडेफिनेट लाइंस गुजर सकती हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये देखो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना समझना, वो कह रहा है कि एक ही पॉइंट से जितनी मर्जी लाइन गुजर सकती हैं, पर दो पॉइंट से ना, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, एक से ज्यादा लाइन नहीं गुजर सकती। ये देखो ना एक पॉइंट, ये देखें फर्ज किया हमारे पास एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, ये वाली, ये देखें, ये देखें ये एक लाइन ही पास कर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन पास नहीं करेगी। या तो वो, ये देखें अगर हम कोशिश करेंगे यहां से एक और लाइन पास करें, या तो वो ऐसे चली जाएगी, अगर यहां से करें तो वो ऐसे आ जाएगी, यानी कि लाइन एक ही पास करेगी, एक से ज्यादा पास, समझ आई या नहीं आई। एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है, एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से इनडेफिनेट लाइंस पास कर सकती हैं, पर दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइन पास, समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। अच्छा ये देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनैलिटी, इसमें क्या है, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, अभी हमने प्रूव किया था, हमने अभी आपने ये एग्जांपल 7 की थी, हमने एग्जांपल 7 में हमने प्रूव किया था, आपके पास दो सेट थे, अगर आपके पास एक हमने प्रूव किया था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू था ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, यानी कि इसके भी एलिमेंट 1 एंड 5 थे और इसके भी 1 एंड 5 थे, यही कह रहा है, वो कह रहा है कि टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट है और सेम उनके पास नंबर भी सेम है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 और 5 है, यहाँ पे 1 और 5 है, समझ आ गई है। एक्सियम ऑफ पावर सेट, एनी सेट हैज अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, यानी कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 में, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट ले लें तो वो उसके क्या बन जाते हैं, पावर सेट। जिस तरह ये आपके पास था एक सेट ए हमारे पास 1 2 हम कर लेते हैं, ठीक है, इसके सबसेट लिखते हैं, एक खाली सेट 1 2 1 एंड 2, इसके और ये ब्रैकेट में से क्लोज कर दिया, तो ये जो सारे इसके सबसेट हैं, ये इसके पावर सेट के सारे सबसेट हैं, यही कह रहा वो, एनी सेट हैज अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, उसके तमाम सेट, ये देखो ना ये जो सेट है इसका सबसेट है ए का, ये जो सेट है ये ए का सबसेट है, तो ये ए के सारे क्या पावर सेट है ना, समझ आ गई है, क्लियर है। चलें ये देखिएगा, हम एग्जांपल 8 करते हैं सॉल्व, ठीक है, हमने इसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है, ये आपने बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है,
आप क्या करते थे, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास, आप सिंपल उससे करते थे ए प्लस बी, ये देखें सी ओवर डी, लेफ्ट हैंड साइड से आप सिंपल एलसीएम लेते थे, बी डी एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपके पास बी सी आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये एक स्टेप में आप कर लेते थे, पर यहाँ पे आपने हर स्टेप को एक्सप्लेन करना है, उससे प्रूफ देना है, उसके ना रीजनिंग देनी है कि ये हुआ क्या है उसके साथ, ठीक है। तो ये देखिएगा हमने इसके रीजनिंग देके इसे प्रूव करते हैं जी, रीजनिंग देके इसे प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब बस 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसे लिखेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपके पास देखें यहाँ पे क्या है, ए के साथ डी है और बी के साथ सी के साथ बी है, ए के साथ डी है और बी के साथ सी है। तो इधर कर सकते हैं इस तरह कि ये ए ओवर बी एज इट इज और इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। बी इंटू 1, यहाँ पे आपके पास डी है, डी इंटू 1 ओवर डी से प्लस का साइन, और इससे भी आप सी ओवर डी को मल्टीप्लाई करवा दें, बी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बी से। तो ये देखें क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, ये देखो बी बी से कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा ना, बी बी से कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा, डी डी से कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आ गई है। अब हम इसे अगर कर लें इस तरह, ए ओवर बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डी ओवर डी प्लस का साइन, सी ओवर डी एज इट इज और इससे मल्टीप्लाई कर दें बी ओवर बी, ये बी को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपने क्या किया है इसमें, इस स्टेप में क्या किया है, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर बी इक्वल टू ए ओवर बी लिख सकते हैं इसे, तो मसला तो नहीं है किसी को, हैं समझ आ रही है क्या, क्या नहीं समझ आई, ये कैसे है, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर बी कहाँ से आया। और ये देखो ना आपके पास सिंपल रूल नहीं होता मैथ में, मैथ में सिंपल रूल होता है कि ये देखो डी को 1 से मल्टीप्लाई किया डी ओवर डी आ जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया बी ओवर बी आ जाएगा। तो यही किया, यानी कि ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए ओवर बी आ जाएगा। समझ आई है ये नहीं आई, पक्की बात है। अब अगर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, कोई इशू तो नहीं है। ये देखें ए डॉट यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी और बी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस का साइन है, तो और ये आपके पास सी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय बी, डी मल्टीप्लाई बाय बी। ये देखें यार, ये आपके पास आ जाएगा रूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स। ये देखें
दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्रोडक्शन होता है मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन। ये आपके पास यानी कि ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी, यानी कि आपके पास ए सी ओवर बी डी आ जाएगा। यही होता है ना, ये आप मल्टीप्लाई करवा लें। यही आपने किया। ये देखें, ए को डी से और बी को डी से, ए डी ओवर बी डी आ गया, सी बी ओवर डी बी आ गया। क्लियर है? ये देखें, रूल ऑफ प्रोडक्शन है मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्शन होता है मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? फिर आपके पास ये देखें, इससे तो आप कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ये देखें ना, एडी है ना, यहाँ पे बीसी है, तो ये देखें एडी ओवर बीडी एज इट इज आ गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ये देखो, ये सीबी है, ये सीबी है। अगर हम इससे लिख लें बीसी, और ये आपके पास डीबी है, इसे लिख लें बीडी, कोई फर्क तो नहीं आएगा। आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, रियल नंबर्स की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आप वो करते थे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो कोई फर्क नहीं आएगा। यही किया उसने, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉमोटेटिव ए बी बी ए, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है। तो ये देखिए, हम इसे लिख सकते हैं सी बी को बी सी और डी बी को बी डी लिख सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें, है? चलें फर्दर हम इसे ये कर सकते हैं इस तरह, ए डी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी, ठीक है, प्लस का साइन है, बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी। ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई? अब क्या लिखा हुआ है? ये देखो ना, इससे हम लिख सकते हैं ए ओवर बी को ए मल्टीप्लाई 1 ओवर बी लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। यही किया आपने, ठीक है। हर स्टेप को आपने अलहदा से डिफाइन करना है कि ये इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। ये आप प्रूफ कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद आपके पास है, यहाँ पे देखें 1 ओवर बी डी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में है। तो अगर हम ये देखें ए डी प्लस बी सी ऐसे ही और इससे मल्टीप्लाई कर लें 1 ओवर बी डी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई अब है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपके पास पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रियल नंबर्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना, 2 लॉस पढ़े थे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये देखिएगा ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, तो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई है या नहीं आई है? यानी कि आपने इसमें हर क्वेश्चन को रीजनिंग देख के उससे एक्सप्लेन किया है। जिस तरह आपको बताया था ना मैथमेटिकल प्रूफ में, आप क्या करते थे, आपको एक एग्जांपल दी थी कि तलहा घर से स्कूल निकला है और वापसी पे छुट्टी पे वो घर पे लेट पहुंचा है, ठीक है। तो इसके अब्बा जी पूछ रहे थे कि पुत्र तुम लेट क्यों आए हो, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि तुम स्कूल ही नहीं गए, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि नहीं अब्बा जी, आप चेक कर लें, स्कूल से पूछ लें, अगर वो मैं स्कूल से मेरे साथ मेरा दोस्त था,
बुरहान मेरे साथ गया था, उससे पूछ लें। वो इसके अब्बा जी कहते हैं कि वो भी तुम्हारे साथ का ही है, उसने कौन सा सच बताना है, वो भी तुम्हारे साथ ही फिर रहा होगा। तो आप कहते हैं कि नहीं अब्बा जी वो सर को कॉल करके स्कूल चले जाएं, वहाँ पे सर से पूछ लें, वहाँ पे अटेंडेंस लगी होगी, मेरी अटेंडेंस चेक कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप सीसीटीवी कैमरास में जाके हमारी फुटेज चेक कर लें कि हम क्लास में भी बैठे हुए थे। समझ आ गई है ना, लगा हुआ ना, चेक करवा लीजिएगा। चल चलें जी, ये देखिएगा, अब हमने पढ़ना है डिडक्टिव प्रूफ। हमने एक डिडक्शन पढ़ा था, सेम उसी तरह ये वही चीज़ है। वहाँ पे क्या था, डिडक्टिव इज अर्लियर, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीफ टू बी ट्रू, यानी कि जो हमारे पहले से बिलीव बने हुए हैं, जो हमारे पहले से चीज़ें जो हमें पता है कि ये सही हैं, हाँ, वही आपके पास है, उसे कहते हैं डिडक्टिव प्रूफ। इफ द प्रूफ इज ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो अगर वो ट्रू है तो इनका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, जिस तरह वो आपको एग्जांपल दी थी पहले कि हर जीरो ने मौत का जायका चखना है, तो इसका मतलब है हमने भी चखना है। हर इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि जो हवा की जरूरत है, सांस लेगा तो वो जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए, तो हमें भी जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है। ठीक है, तो वो हमारे पास से पहले से ही मौजूद है कि हमें उसके लिए कोई दो राय नहीं है, पहले से ही हमारे पास जो चीजें मौजूद है ना, उससे हम प्रूव कर देते हैं। जिस तरह ये देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कह रहा है कि एक्स प्लस वन होल का स्केयर प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 8। आप सिंपल इसका स्केयर ओपन करके इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका स्केयर ओपन करते हैं, ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का हमने स्केयर ओपन करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर प्लस 7 एज इट इज आ गया, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 8। ये हम सिंपल 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म कर देते थे, यही करते थे ना, पहले हम यही कर रहे थे ना। पर हमने इस पे ना प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फिर इसे सॉल्व करते हैं, रीजनिंग देनी है कि इसकी रीजन क्या है। ठीक है, इसकी रीजनिंग करनी है हमने। जिस तरह ये देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 7 है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। ठीक है, अब हमारे पास देखें ए प्लस, फर्स्ट क्या ये ए है, ए का होल स्क्वायर है, लिखते हैं ए प्लस ये ए प्लस ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ये देखो ना सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है ना। तो अब देखो ये पावर 2 है, तो ये देखो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ आ गई है, क्लियर है। फिर हमारे पास ये हमें पहले से ही पता है ना कि सेम बेस हो, मल्टीप्लाई और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फिर इसी तरह ही हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ठीक है, हम देखें ये x को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर +1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट साइड से ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, फिर आपने ये देखो x को x से मल्टीप्लाई करवा दिया, x डॉट x प्लस का साइन x मल्टीप्लाई बाय 1, फिर +1 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय, और ये 7 एज इट इज आ गया। फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने राइट ये मल्टीप्लाई करवा दिया, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें, ये देखें x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं, सेम बेस है, मल्टीप्लाई होगी, पावर क्या हो जाएंगी, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। ये देखें, ये आप उसने कर दिया, सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। अब आपके पास यहाँ पे देखें, अब लिख लें x + 1 लिख लें, या 1 + x मल्टीप्लाई 1 लिख लें, या 1 मल्टीप्लाई बाय x लिख लें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉमोटेटिव लॉ था। ये कौन सा लॉ था, क्लियर है। अब देखें, यहां से देखें, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 1 + 1 आ गया, तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। कौन सा लॉ आ गया, 1 + 1 क्या हो गया, तो 1 + 7 8, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, वो आपने खुद करके आनी है, वो आप सबका होमवर्क है, वो सेम है इसी तरह। ठीक है ना, मैं कल आपसे पूछूंगा
और आज के लिए यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये अगर आप करके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा के साथ MCQ स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड